राना डे एक प्रमुख अर्थशास्त्री थे और उनकी जो पुस्तक है एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स, वे न केवल उनके अर्थशास्त्र ज्ञान का वो पुस्तक प्रमाण है, बल्कि भारत की तत्कालीन अर्थव्यवस्था और ब्रिटिश शासकों की अर्थनीति का उनको कितना गहरा ज्ञान था, इसका प्रमाण भी ये पुस्तक है। इसके अतिरिक्त राना डे एक प्रसिद्ध इतिहासकार भी हुए। उनकी राइज़ ऑफ मराठा पावर उनकी एक प्रसिद्ध रचना है, जिसमें उन्होंने मराठों के इतिहास का श्रेष्ठ विवेचन किया। उनकी एक अपनी इतिहास दृष्टि भी थी कि घटनाओं को किस प्रकार से उनका आकलन किया जाए, किस प्रकार से उनको देखा जाए। और इसके अतिरिक्त वो एक पत्रकार भी थे। उन दिनों एक द्विभाषीय समाचार पत्र निकलता था जिसका कि नाम था इंदु प्रकाश, और इंदु प्रकाश का जो अंग्रेज़ी संस्करण था उसका संपादन राना डे करते थे। दूसरा उसका मराठी संस्करण था। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि राना डे एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न न्यायाधीश थे, विचारक थे, समाज सुधारक थे, अर्थशास्त्री थे और पत्रकार थे। और महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के वैचारिक और राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जिन लोगों ने अपना गहरा प्रभाव डाला, उसमें से एक एम.जी. राना डे थे। अब जहाँ तक उनके चिंतन के कुछ पक्षों का संबंध है, तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रारंभिक उदारवादी चिंतन है भारत का, यानी जो 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में जो विकसित हुआ और एक प्रकार से जो ब्रिटिश साम्राज्य के संदर्भ में जिसने विभिन्न प्रश्नों के ऊपर विचार किया, उस उदारवादी चिंतन के मूलभूत सिद्धांतों को स्वीकार करते हुए भी राना डे उसका भारतीयकरण करते हैं। क्योंकि जो उदारवादी चिंतन है वो तो वस्तुतः इंग्लैंड की राजनीतिक विचारधारा रही है। उसकी कुछ एक मूलभूत मान्यताओं में राना डे का विश्वास भी था, लेकिन उन्होंने उस उदारवाद को भारतीय परिस्थितियों के संदर्भ में संशोधित और परिवर्धित करने का कार्य भी किया। एक प्रकार से जिसको हम इंडियन लिबरलिज्म कहते हैं, उस इंडियन लिबरलिज्म का प्रारंभ एम.जी. राना डे से होता है, या उन्होंने एक प्रकार से लिबरलिज्म को इंडियनाइज किया, उदारवाद का भारतीयकरण किया। ये भी उनकी एक विशिष्टता है। और जो भी उस समय हमारे राष्ट्रीय जीवन के प्रश्न थे, चाहे वो समाज सुधार का प्रश्न हो, चाहे भारत की अर्थव्यवस्था की पुनर्रचना का प्रश्न हो, चाहे ब्रिटिश शासन प्रणाली के प्रशासनिक और राजनीतिक पक्षों का संबंध हो, इन सभी प्रश्नों पर राना डे ने काफ़ी विचार किया और उन्होंने अपनी मान्यताओं का प्रतिपादन किया। साथ ही उस समय के इंग्लैंड के राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक चिंतकों से भी वो भली भांति परिचित थे। ब्रिटिश उदारवाद के जो मुख्य प्रतिपादक थे, जैसे कि जे.एस. मिल या वाल्टर बेजहॉट या हर्बर्ट स्पेंसर, राना डे ने न केवल इन विचारकों का अध्ययन किया था, बल्कि हर्बर्ट स्पेंसर की अनेक मान्यताओं से वो गहरे रूप से प्रभावित थे। और वे यद्यपि अपने देश से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन साथ साथ वे ब्रिटिश एम्पायर जो कि भारत में स्थापित हो चुका था,
उसको भी सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। जैसा कि ज़्यादातर प्रारंभिक उदारवादियों का दृष्टिकोण रहा कि उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को एक डिवाइन डिस्पेंसेशन या ये उसके नेचर को प्रोविडेंशियल माना कि ये तो ईश्वरीय कृपा का परिणाम है। राणा डे भी ऐसा मानते थे कि ब्रिटिश एम्पायर जो है वो प्रोविडेंशियल है, ईश्वरीय कृपा का परिणाम है। इसके द्वारा भारत को अनेक नई प्रवृत्तियों और नए मानकों और नए जीवन मूल्यों को भारत ने प्राप्त किया है। इसलिए इसको सकारात्मक दृष्टि से देखा जाना चाहिए। यद्यपि क्योंकि उनके अंदर राष्ट्रवादिता भी प्रबल थी, तो इसलिए वो ब्रिटिश एम्पायर को के अंधानुकरण करने में विश्वास नहीं करते थे, या उसकी अंध प्रशंसा या उसके प्रति अंध श्रद्धा रखने में उनका विश्वास नहीं था। और न केवल उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर बल्कि उन्होंने ब्रिटिश उदारवाद दोनों को एक नई दृष्टि से देखने का कार्य किया। यानी अपनी भारतीय जो जीवन दृष्टि है उसका आश्रय लेते हुए उन्होंने उदारवाद या जो भारतीय परिस्थितियां थी उनको ध्यान में रखते हुए उदारवादी मान्यताओं पर, उदारवादी मूल्यों पर विचार किया। ये राणा डे की विशिष्टता है। इसलिए वो जो क्लासिकल लिबरलिज्म इंग्लैंड का रहा है उसको ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करते, या ब्रिटिश एम्पायर को भी ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करते। यद्यपि उसके प्रति प्रशंसा का भाव रखते हैं वे, लेकिन फिर भी वे ब्रिटिश एम्पायर की अनेक कमज़ोरियों को इंगित भी करते हैं और ब्रिटिश उदारवाद की अनेक मान्यताओं में संशोधन भी करते हैं, उनको भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप नहीं मानते। ये उनकी विशिष्टता है। तो लेकिन जहाँ जैसे वो ब्रिटिश एम्पायर के अंधभक्त नहीं हैं, इसी तरह से यद्यपि वो भारतीय संस्कृति और भारतीय जीवन मूल्यों के पक्षधर हैं, लेकिन उनमें भी उनकी अंधश्रद्धा नहीं है, जिसके लिए अंग्रेज़ी में एक शब्द चलता है कि रिवाइवलिस्ट। वो पुनरुत्थानवादी नहीं है कि प्राचीन भारत को गौरवशाली मानते हुए भी, उसकी महान परंपरा को स्वीकार करते हुए भी वो ये नहीं मानते कि अतीत को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। यानी वो पुनरुत्थानवादी नहीं है, रिवाइवलिस्ट नहीं है। उनका ये मानना है कि उस महान संस्कृति को हमें समसामयिक परिस्थितियों के संदर्भ में देखना समझना चाहिए, और जो कालक्रम में उसमें दोष आ गए हैं, जो विकृतियां आ गई हैं, उनका परिष्कार भी हमें करना चाहिए। तो वो एक रिफॉर्मर है, रिवाइवलिस्ट नहीं है, सुधारक हैं, पुनरुत्थानवादी नहीं है। यानी चाहे वो ब्रिटिश उदारवाद हो और चाहे वो प्राचीन भारतीय संस्कृति हो, दोनों को वो एक समालोचनात्मक दृष्टि से देखने में विश्वास रखते हैं। शायद जो लिबरल रेशनलिज्म था उसका उनके ऊपर गहरा प्रभाव था। इस कारण वो एक रेशनल ग्राउंड पर चीज़ों को कस के देखते हैं, और उनका मानना है कि इस तरह से हम किसी भी चीज़ को सही परिप्रेक्ष्य में देख पाएंगे। तो इसलिए वो जो रेशनलिस्ट व्यू पॉइंट है उसका भी राणा डे के ऊपर गहरा प्रभाव है। अब जहाँ तक उनके चिंतन के महत्वपूर्ण पक्षों का संबंध है, तो उनके चिंतन के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। एक उनका राजनीतिक चिंतन क्या है, दूसरा उनका सामाजिक चिंतन क्या है, सामाजिक दर्शन क्या है, और तीसरा उनका अर्थव्यवस्था पर उनका क्या दृष्टिकोण है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि उस समय की भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसको वो किस दृष्टि से देखते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। जहाँ तक उनके राजदर्शन का संबंध है, उन्होंने
राज्य के स्वरूप और उसके कार्यक्षेत्र को लेकर कुछ सैद्धांतिक प्रश्नों पर विचार किया है। आमतौर से जो उदारवादी हैं, ज़्यादातर उदारवादियों ने केवल जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस थे या प्रॉब्लम्स थीं उस समय की, उनके ऊपर विचार किया। लेकिन राणा डे के दर्शन में एक हमें थ्योरेटिकल डायमेंशन भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो राज्य और सरकार, उसके कार्यक्षेत्र, उसकी प्रकृति, इन सभी प्रश्नों पर भी विचार करते हैं। तो राणा डे का ये मानना था कि राज्य एक ऑर्गेनिक इंस्टीट्यूशन है, एक स्वाभाविक संस्था है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो उदारवादी चिंतन है उसमें राज्य को अणुवादी दृष्टि से देखा जाता है, एटमिस्टिक या कृत्रिम संस्था के रूप में देखा जाता है। लेकिन राणा डे के ऊपर भारतीय परंपरा का गहरा प्रभाव है। भारत में कभी इस दृष्टि से राज्य को नहीं देखा गया। तो राणा डे भी राज्य के स्वरूप को ऑर्गेनिक मानते, स्वाभाविक मानते। और राज्य का स्वरूप स्वाभाविक है, इसका मतलब ये वो बताते हैं कि जितने भी जीवन के, राज्य के अंतर्गत जितने भी राज्य के विभिन्न क्षेत्र हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, उन सब में एक अंतर्निर्भरता का संबंध है, सब में एक इंटरडिपेंडेंस है। अगर हमें किसी राज्य को श्रेष्ठ बनाना है तो हमें इन सभी क्षेत्रों में राज्य की श्रेष्ठता के लिए कार्य करना पड़ेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक क्षेत्र के ऊपर हम सुधार करना चाहें, उसको श्रेष्ठ बनाना चाहें, लेकिन दूसरे क्षेत्रों की तरफ ध्यान ना दें या उनकी उपेक्षा करें। तो ये जो दृष्टिकोण है वो राणा डे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनकी दृष्टि एक प्रकार से राज्य को लेकर होलिस्टिक है, ऑर्गेनिक है, कि वो राज्य को उसकी संपूर्णता में, उसकी समग्रता में देखते। और यही बात व्यक्ति राज्य संबंधों के संदर्भ में वो मानते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के सहायक हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि यद्यपि राज्य स्वाभाविक है, लेकिन राज्य का लक्ष्य हमेशा प्रजा का कल्याण करना होता है। राज्य अपने में साध्य नहीं है, स्टेट इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, ऐसा वो मानते हैं। अब ये दृष्टिकोण भी उदारवादी लोग नहीं मानते। जो उदारवादी चिंतन है उसमें तो राज्य को साधन मात्र माना जाता है, एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन माना जाता है। लेकिन राणा डे कहते हैं कि नहीं, राज्य अपने में एंड नहीं है, राज्य एक एंड के फुलफिलमेंट का मीन्स है, और वो एंड है पब्लिक वेलफेयर, जनता के कल्याण का। तो इसलिए वो एक वेलफेयर स्टेट के पक्षधर हैं। राज्य के कार्यक्षेत्र के मामले में वो एक व्यापक कार्यक्षेत्र के पक्षधर हैं। स्टेट शुड हैव ए लार्ज स्फीयर ऑफ एक्शन। जबकि हम लोग जानते हैं कि जो लिबरल थ्योरी है उसमें राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित माना गया है, वो निगेटिव स्टेट है। लेकिन राणा डे कहते हैं कि भाई आज के भारत की परिस्थितियों में राज्य को पॉजिटिव होना पड़ेगा, इंटरवेंशनिस्ट होना पड़ेगा, तब भारत का कल्याण होगा। निगेटिव स्टेट से भारत का कल्याण होने वाला नहीं है। तो इसलिए वो पुलिस स्टेट जिसको कहते हैं, या निगेटिव स्टेट, कि राज्य का काम केवल कानून व्यवस्था की देखभाल करना है, या बाह्य आक्रमणों से रक्षा करना है, या करेंसी और क्वाइनेज है, केवल इतने काम है। राणा डे ऐसा नहीं मानते। क्लासिकल लिबरल थियोरी में यही माना गया। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि क्योंकि वो लिबरलिज्म को इंडियनाइज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो वो ऐसा नहीं मानते। तो इसलिए वो कहते हैं कि राज्य का कार्यक्षेत्र व्यापक होना चाहिए। राज्य को शिक्षा के विकास में, उद्योग धंधों के विकास में, समाज के परिष्कार में या प्रशासनिक सुधार में
महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, ऐसा उनका मानना है। तो एक तो इस तरह के एक थ्योरेटिकल सैद्धांतिक प्रश्न को उन्होंने उठाया, और इसी तरह से व्यक्ति राज्य संबंध के विषय में भी उनका मानना है कि स्वतंत्रता की, जैसे कि उस समय एक प्रचलित धारणा थी, मिल का विचार था कि लिबर्टी जो है वो बहुत ज़रूरी है व्यक्ति के लिए, और लिबर्टी क्या है कि वो प्रतिबंधों का अभाव है, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स है। यहाँ भी राना डे एक भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं ये तो बात सही है कि लिबर्टी बहुत आवश्यक है, व्यक्ति के लिए लिबर्टी और राइट्स बहुत आवश्यक है। साथ साथ वो इस बात से भी अवगत हैं कि ब्रिटिश एम्पायर में सही अर्थ में भारतवासियों को स्वतंत्रता और अधिकार नहीं मिले हुए हैं। कुछ कंसेशंस उन्होंने दे दिए हैं, लेकिन सही अर्थ में उनको स्वतंत्रता और अधिकार नहीं मिले हैं, लेकिन मिलने चाहिए। तो इसलिए व्यक्ति को लिबर्टी और राइट्स मिलेंगे तभी वो अपना जो वो शब्दावली प्रयोग करते हैं, तभी वो अपनी प्रोग्रेस, अपना प्योरिफिकेशन, अपना परफेक्शन कर सकता है। जब व्यक्ति के पास स्वतंत्रताएं और अधिकार होंगे तभी व्यक्ति अपनी प्रगति, अपना शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन और अपना परफेक्शन यानी अपनी पूर्णता तभी प्राप्त कर सकता है। ख़ास तौर से प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर वो बहुत बल देते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी राइट जो है, संपत्ति का अधिकार, बहुत पवित्र अधिकार है। वैसे भी लिबरल थ्योरी में माना गया, क्योंकि संपत्ति व्यक्तित्व के विकास की एक अनिवार्य शर्त है। बिना प्रॉपर्टी के इंडिविजुअलिटी का विकास संभव नहीं है। तो इसलिए वो प्रॉपर्टी के राइट की सैंक्टिटी को मानते हैं कि उसमें हस्तक्षेप सरकार को नहीं करना चाहिए। लेकिन साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जो फ्रीडम है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक उत्तरदायित्व भी है। उसका हमें कैसे सदुपयोग करते हुए अपने और अपने समाज का कल्याण करना है, इसका विवेक भी हमारे अंदर होना चाहिए। स्वतंत्रता जो है वो प्रतिबंधों का अभाव अगर मान ली जाएगी तो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए वो हानिकारक होगी, क्योंकि ऐसी स्वतंत्रता समाज में स्वच्छंदता की सृष्टि करती है और एक क्यास, एक अराजकता पैदा हो जाती है। इसलिए वो ये मानते हैं कि स्वतंत्रता तो बहुत आवश्यक है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ दायित्व बोध, कर्तव्य बोध, उसकी जिम्मेदारी भी जानना और समझना और उनका पालन करना वो भी उतनी ही आवश्यक है। तो एक तरह से वो मिल से थोड़ा भिन्न दृष्टिकोण लेते हुए और टी.एच. ग्रीन के दृष्टिकोण से चलते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसलिए वो व्यक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी विचार करते हैं, उसके ऊपर भी प्रकाश डालते हैं। साथ साथ भारत के संदर्भ में उनका ये कहना है, और जिसके लिए वो ब्रिटिश साम्राज्य के बहुत ही कटु आलोचक थे, यद्यपि वो ब्रिटिश सरकार से कई क्षेत्रों में सहयोग भी करते थे, जैसे कि जो समय मुंबई की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके वो लॉ मेंबर अपॉइंट किए गए थे। बॉम्बे हाई कोर्ट के जज तो थे ही। तो फिर भी उनका ये मानना था कि भारत में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो सेंट्रलाइजेशन या ओवर सेंट्रलाइजेशन पर काम कर रही है। केंद्रीकरण बहुत बढ़ रहा है, सब कुछ जो है वो सरकार और उसकी नौकरशाही के हाथ में चीज़ें जा रही हैं। जनता की आवाज़ के लिए या उनकी प्रतिभागिता के लिए या उनकी समालोचना के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा गया। तो ये जो सेंट्रलाइजेशन है, इस सेंट्रलाइजेशन के वो बहुत मुखर आलोचक थे। और इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि एक तो ये सेंट्रलाइजेशन
कम किया जाए, और उसका तरीका ये है कि भारत में रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस यानी प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत की जाए, यानी जो जनता के द्वारा चुनी गई संस्थाएं विभिन्न स्तरों पर, क्योंकि उस समय तो ना के बराबर थीं इस तरह की रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस। सारा शासन तंत्र ब्यूरोक्रेसी के द्वारा चलता था। कहीं कहीं भारतीयों को एक आध जगह नॉमिनेट कर दिया जाता था। तो उनका ये मानना था कि अगर इस सेंट्रलाइजेशन को ख़त्म करना है तो उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस को किसी न किसी मात्रा में क्रमिक रूप से भारत में इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। और उसका सबसे अच्छा तरीका उनका ये होगा कि लोकल यानी स्थानीय शासन की संस्थाओं को पुनर्जीवित किया जाए, सशक्त बनाया जाए। ऐसा नहीं कि कोई स्थानीय शासन की संस्थाएं भारत में तो उसी समय अस्तित्व में आई हों, ऐसा नहीं। भारत में तो स्थानीय शासन बहुत ही सशक्त था और बहुत प्राचीन काल से स्थानीय शासन बड़ा शक्तिशाली रहा। लेकिन कालक्रम में उसको ब्रिटिश एम्पायर के आने के बाद उसको बिल्कुल शक्तिहीन बना दिया गया था, क्योंकि सारे निर्णय प्रांतीय स्तर पर या केंद्रीय स्तर पर होने लगे थे। तो उनका ये कहना था कि जो लोकल गवर्नमेंट है गांव में, कस्बे में या ज़िले में, इसको मजबूत करने की आवश्यकता, इसमें जनता की सहभागिता को बढ़ाने की आवश्यकता है, जो कि पहले रही लेकिन कालांतर में वो कम होती चली गई। तो इस प्रकार से वो ये मानते हैं कि राज्य को चाहिए, क्योंकि राज्य नागरिकों की शक्ति का, उनकी बुद्धिमत्ता का, उनकी करुणा का घनीभूत रूप होता है। इसलिए इस तरह के सुधार परिवर्तन करने का दायित्व भी राज्य का होता है। उन्होंने लिखा कि स्टेट रिप्रेजेंट्स द पावर, विजडम, मर्सी एंड चैरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स, कि एक तरह से वो सिटीजन्स की पावर का, उनकी विजडम का, उनकी चैरिटी का एम्बॉडीमेंट है। तो इसलिए उसका रोल भी होता है कि अपनी इस भूमिका को भली प्रकार से निभाए, और इसलिए वे एक सक्रिय और सकारात्मक राज्य की धारणा के पक्षधर हैं कि ये सब जो परिवर्तन और सुधार करना है वो राज्य को करना चाहिए। तो एक और तो जहाँ वो एक ऑर्गेनिक स्टेट के प्रतिपादक हैं, एक ऐसा ऑर्गेनिक स्टेट जो कि टोटलिटेरियन नहीं बन जाता, अथॉरिटेरियन नहीं बन जाता, और इसलिए नहीं बन जाता क्योंकि ऑर्गेनिक स्टेट के पक्षधर होने के साथ साथ वो उनके अंदर एक व्यक्तिवाद की भी एक प्रबल धारा देखने को मिलती है। एक इंडिविजुअलिस्ट के रूप में भी वो सामने आते हैं, और वो इसलिए क्योंकि वो जैसा कि मैंने बताया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को, विशेष तौर से उसकी संपत्ति के अधिकार को बहुत महत्व देते हैं। शिक्षा को बहुत महत्व देते हैं कि व्यक्तियों को शिक्षित बनाना, इनलाइटेंड बनाना, ड्यूटीफुल बनाना, ये शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। तो शिक्षा को भी बहुत महत्व देते हैं, और व्यक्तियों में दायित्व बोध बढ़े, उनको अधिकार भी मिले, साथ साथ उनको कर्तव्य बोध भी उनके अंदर जागृत हो। तो इस दृष्टि से व्यक्ति का परफेक्शन कैसे हो, उसके लिए क्या तरीके हो सकते हैं, इसको लेकर भी राणा डे चिंतित हैं, और उस पर भी वो विचार करते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि राज्य यद्यपि व्यक्ति की सहायता करे, राज्य की एक सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए, लेकिन व्यक्ति सब कुछ राज्य के हवाले करके बैठ जाए और खुद अपने हाथ पैर न चलाए,
या खुद निष्क्रिय हो जाए, ये तो बिल्कुल उचित नहीं है। इसलिए एक श्रेष्ठ राज्य में एक बहुत ही सक्रिय और प्रबुद्ध नागरिक का होना बहुत आवश्यक है। एक ऐसा प्रबुद्ध नागरिक जो कि हर बात के लिए राज्य का मुंह नहीं ताकता, बल्कि अपनी शक्ति और सामर्थ्य की वृद्धि करता है, उसके बलबूते बहुत कुछ जीवन में अर्जित करता है। ऐसे व्यक्ति की वो परिकल्पना करते हैं। और उनके प्रसिद्ध शब्द हैं, स्टेट्स हेल्प इज आफ्टर ऑल ए सबऑर्डिनेट फैक्टर। राज्य को मदद करनी चाहिए व्यक्ति की, लेकिन अंततः वो एक गौड़ पक्ष है। स्टेट्स हेल्प इज आफ्टर ऑल a subordinate factor. Our own exertions and resolutions must conquer the difficulties which are chiefly of our own creation. जो भी हमारे सामने समस्याएं, कठिनाइयाँ आ रही हैं और जिनके लिए प्रायः हम ही जिम्मेदार होते हैं, उनका समाधान करने की सामर्थ्य हमको स्वयं में विकसित करनी चाहिए, ये उनका मानना है। तो इसलिए जहाँ वो लिबर्टीज़ ऑफ द इंडिविजुअल की बात करते हैं, वहीं वो इंडिविजुअल के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी और एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कमिटमेंट, इसकी भी बात करते हैं कि जिससे कि व्यक्ति राज्य के भरोसे न बैठ जाए निष्क्रिय होकर। तो ये पक्ष भी राणा डे का महत्वपूर्ण है। अब उन्होंने आर्थिक पक्ष पर भी विचार किया, जैसा कि मैंने बताया कि उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स, जिसमें वो तत्कालीन भारतीय अर्थव्यवस्था का निदान भी करते हैं और उपचार भी बताते हैं। और यहाँ पर वो उदारवाद से सहमत नहीं, जो लिबरल इकोनॉमिक्स थी या जो लेज़े फेयर इकोनॉमिक्स थी, उससे वो बिल्कुल सहमत नहीं कि व्यक्ति को अपने भरोसे छोड़ दिया जाए, राज्य की भूमिका कम से कम हो, व्यक्ति अपना विकास अपने आप करे, व्यक्ति या व्यक्ति के समुदाय अपना विकास अपने आप करे, ऐसा वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि भारत जैसे गरीब देश में सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, एक तरह से जिसको प्रोटेक्शनिज्म कहा जाता है, संरक्षणवाद, वो उसके पक्षधर हैं, लेज़े फेयर के नहीं। तो वे ये मानते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार भारत में आने के बाद जो लेज़े फेयर की नीति अपना रही है कि भारतवासियों को आर्थिक क्षेत्र में उनकी मदद नहीं कर रही और वो केवल बड़े बड़े टैक्स लगाकर भारत का शोषण करने में लगे हुए हैं, ना उनको भारत की कृषि की चिंता है, ना भारत के उद्योग धंधों की चिंता है, ना भारत की जो गरीबी है इसकी चिंता है। तो ये जो दृष्टि है, जो लिबरल इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल के हिसाब से जो चल रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये तो भारत की परिस्थितियों में बिल्कुल उपयुक्त नहीं। भारत की परिस्थितियों में राज्य का सहयोग और समर्थन और राज्य का प्रोत्साहन बहुत आवश्यक है, अगर हम भारत में आधारभूत आर्थिक परिवर्तन करना चाहते हैं, तो कृषि के क्षेत्र में भी और उद्योग धंधे के क्षेत्र में भी, क्योंकि भारत में कृषि की स्थिति भी बहुत जर्जर है और उद्योग धंधे तो अभी अभी शुरू हुए हैं। और समस्या ये है कि भारत में कोई बड़े पूंजीपति या उद्योगपति भी नहीं है जो कि आके औद्योगिकीकरण का काम करें। फिर लोगों से इतनी भारी मात्रा में टैक्स लगाए जाते हैं, टैक्सेशन होता है। तो इसलिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कृषि के क्षेत्र में भी सुधार करे और उद्योग धंधों की भी स्थापना में मदद करे, अगर सीधे नहीं तो प्रत्यक्ष रूप से उनको सब्सिडी देकर, उनको प्रोत्साहन देकर। जैसे कि रेलवे के चलाए जाने के वे प्रशंसक थे कि जैसे कि आपने रेलवे चला दी है तो रेलवेज़ के
आने से भारत में उद्योग धंधों के विकास में मदद मिलेगी। तो इसी तरह से और क्षेत्रों में भी आपको पहल करनी चाहिए जिससे कि भारत का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, औद्योगिकीकरण हो और टैक्स का बोझ भारतवासियों पर कम हो, क्योंकि उनकी आमदनी बहुत कम है और उसके अनुपात में उनके ऊपर जो टैक्सेस लगे हैं वे बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए एक तो उन्होंने ये विचार किया कि स्टेट का सपोर्ट ज़रूरी है अगर हमें कृषि का विकास करना है और इंडस्ट्री का विकास करना है। लेकिन ये सब कहते हुए भी उन्होंने दादा भाई नौरोजी और दूसरे कांग्रेस के लोगों के द्वारा एक सिद्धांत जो प्रतिपादित किया जा रहा था, ड्रेन थ्योरी, यानी अंग्रेज़ भारत का आर्थिक शोषण कर रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर और इसीलिए भारत में इतनी निर्धनता है, इसको वो नहीं मानते थे। उनका कहना है कि भारत की निर्धनता का एक कारण ड्रेन थ्योरी हो सकती है। भारत का आर्थिक शोषण अंग्रेज़ कर रहे हैं, एक सीमा तक ये भारत की निर्धनता का कारण हो सकता है। लेकिन भारत की निर्धनता के और भी कई बड़े कारण हैं, जैसे कि भारत में जो कृषि क्षेत्र है वो उपेक्षित है। वहाँ पर जो आधुनिक वैज्ञानिक जो तकनीक है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिंचाई की व्यवस्था ठीक नहीं है, या इसी तरह से उद्योग धंधे ना के बराबर हैं, अब लग रहे हैं और उनके लगने की रफ्तार भी बहुत धीमी है। पूंजी नहीं है जो कि व्यक्तियों के पास, पूंजीपतियों के पास, जो कि उसमें निवेश कर सकें, बड़े बड़े उद्योग लग सकें। तो इसलिए इधर ध्यान अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट देती है तो भारत की गरीबी को काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है, टैक्सेस का बोझ थोड़ा कम करे तो भारत की जो निर्धनता है उसका उपचार कुछ सीमा तक हो सकता है। तो इसलिए वो ड्रेन थ्योरी को पूरी तरह से नहीं मानते कि वो भारत की निर्धनता का कारण है। वो एक कारण है, लेकिन उससे बड़ा कारण ये है कि हमारे यहाँ कृषि और उद्योग धंधों में आधुनिकीकरण नहीं हो रहा है, उनका वैज्ञानिक तरीके से विकास नहीं हो रहा है, सरकार उस मामले में उपेक्षा का भाव रख रही है। इन सब चीज़ों की उपस्थिति के कारण भारत की आर्थिक दुर्दशा देखने को मिल रही है। तो ये सब सुधार करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त जो अंतिम जो पक्ष है जो कि उनके रचनाओं में सामने आता है वो है सोशल रिफॉर्म का, समाज सुधार का। जैसा कि मैंने बताया कि वो बहुत समाज सुधार के क्षेत्र में उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19वीं शताब्दी के अंत में महाराष्ट्र में, बंगाल में और इधर उत्तर पश्चिम में अनेक सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहे थे। तो महाराष्ट्र में भी जो अनेक सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहे थे, अनेक उस समय के समाज सुधारक थे जो कि वहाँ पर सक्रिय थे और राणा डे भी सक्रिय थे। राणा डे भी भारतीय समाज में सुधार को भारत के राजनीतिक और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक मानते थे। जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी देश एक समष्टि में देखा जाता है। जब तक भारत सोशल स्केल पर बहुत नीचे है तब तक वो पॉलिटिकल या इकोनॉमिक स्केल पर ऊपर नहीं उठ सकता। तो इसलिए समाज सुधार की तो बहुत आवश्यकता है। हमारी संस्कृति में अनेक सामाजिक बुराइयां पनप चुकी हैं पिछले शताब्दियों में और उनके कारण भारत का सामाजिक जीवन अनेक अंधविश्वासों से, अनेक विकृतियों से, अनेक प्रकार की कुरीतियों से, अनेक प्रकार के अत्याचारों से युक्त है। तो उन सब का अंत करना बहुत आवश्यक है। और उनका ये मानना था कि भारत में जो ये ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली आई है, इंग्लिश एजुकेशन आई है, ये एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा भारत के समाज सुधार में, क्योंकि शिक्षा प्रणाली के माध्यम से भारत में आधुनिक वैज्ञानिक विचार
या आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टि का प्रवेश हो रहा है, और इस दृष्टि के आधार पर जब भारतवासी सोचेंगे तो वे अपने समाज का ठीक से मूल्यांकन करेंगे और जहाँ अपेक्षित होगा वहाँ पर सुधार भी करेंगे, ऐसा उनका मानना था। तो उनका मानना था कि द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम इज़ इन सेल्फ अ स्टेप टुवर्ड सोशल रिफॉर्म, ऐसा उनका मानना था। और जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने एक इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के नाम से एक संस्था बनाई थी, जो कि बहुत लंबे समय तक समाज सुधार के क्षेत्र में सक्रिय रही। सार्वजनिक सभा भी एक थी जिसके वे सक्रिय सदस्य थे, वो भी समाज सुधार के लिए बनाई गई थी। और इस प्रकार से उनका ये मानना था कि समाज सुधार के क्षेत्र में हमें किसी एक दिशा में ही काम नहीं करना चाहिए, किसी एक दो बात को पकड़ के ही काम नहीं करना चाहिए, बल्कि इतने बड़े देश में विभिन्न भागों में जो बुराइयां समाज में देखने को मिल रही हैं, उन सब के ऊपर काम करना शुरू करना चाहिए। और जैसा कि उनका एक प्रसिद्ध कथन है कि वो वी वांट टू वर्क ऑन नो सिंगल लाइन, कि हम लोग एक दिशा में काम ना करें कि कुछ एक आध मुद्दों को ले लें, बस उसी को पूरे भारत में उठा रहे हैं। वी वांट टू वर्क ऑन नो सिंगल लाइन बट ऑन ऑल लाइन्स। जितने भी प्रश्न हैं विभिन्न भागों में भारत के समाज सुधार से जुड़े हुए, उन सब को हमें टेकअप करना है, उठाना है, उन सब में हमें काम करना है। एंड अबव ऑल नॉट टू ब्रेक विद द पास्ट। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि हमें भारत के समाज में सुधार तो करना है, लेकिन ऐसे करना है कि हमारा समाज टूटने न पाए, हम अपनी जड़ से ना उखड़ने पाएं, हम अपनी संस्कृति से ना भटकने पाएं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है जिसको कि राणा डे हमेशा एम्फेसाइज करते थे कि हम रिफॉर्म तो करें, लेकिन रिफॉर्म करते समय हम ये ध्यान में रखें कि हम अपनी जड़ों से ना अलग हो जाएं। तो यानी जो रिफॉर्म का काम है उसमें काफ़ी समझदारी, काफ़ी विजडम की भी आवश्यकता है और काफ़ी कॉशन यानी काफ़ी सावधानी की भी आवश्यकता है, ऐसा वो मानते थे। तो और दूसरी बात वो कहते हैं कि भाई जो समाज सुधारक होता है उसका काम बड़ा कठिन होता है, क्योंकि वो कोई क्लीन स्लेट से काम नहीं शुरू करता है। पहले भी समाज सुधार के बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मध्य युग में कबीर वगैरह, और महाराष्ट्र में नामदेव, तुकाराम, एकनाथ जैसे सब संत हुए जिन्होंने समाज सुधार के कार्य किए। तो ऐसा नहीं कि हम लोग समाज सुधार के क्षेत्र में किसी कोरे कागज़ से शुरुआत कर रहे हैं, किसी क्लीन स्लेट से शुरुआत कर रहे हैं। पहले भी इस तरह के प्रयास हो चुके हैं, निरंतर इस तरह के प्रयास होते रहे हैं, और हमको उन्हीं प्रयासों को समझ के आगे बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने कहा द ट्रू रिफॉर्मर हैज़ नॉट टू राइट ऑन ए क्लीन स्लेट, हिज वर्क इज़ टू कंप्लीट हाफ रिटन सेंटेंसेस, कि जो आधे अधूरे काम हुए हैं उसी काम को हमें आगे बढ़ाना है, कंप्लीशन की तरफ, पूर्णता की ओर ले जाना। तो इसलिए हम काफ़ी विवेक के साथ काम करें, समाज में कोई समाज के लोग एलिनेट ना होने पाएँ, इस तरह से काम करें। समाज में कहीं विद्रोह का भाव भी पैदा ना होने पाए कि लोग ये समझें कि ये जो सुधारक लोग हैं वो हमको अपने मूल स्वरूप से अलग ले जाना चाहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कि हम अगर समाज सुधार करेंगे तभी वो भारत में समाज सुधार जो है वो सार्थक होगा। अब समाज सुधार का उन्होंने अर्थ क्या लिया, यानी अपने साध्य को कि सोशल रिफॉर्म करना है। तो वैसे तो सोशल रिफॉर्म में क्या था कि
जैसे सती प्रथा जिसको राम मोहन राय ने हटाने में योगदान किया था, या चाइल्ड मैरिज थी, या बेमेल विवाह थे, अनटचेबिलिटी थी, ये सब प्रश्न थे। नारियों के, महिलाओं के साथ जो व्यवहार होता था, ये सब प्रश्न उस समय के समाज सुधारकों के सामने थे और इनमें वो कुछ सुधार करना चाहते थे। लेकिन उस सब को राणा डे ने बड़े अच्छे शब्दों में व्यक्त किया है कि समाज सुधारक करना क्या चाहता है। तो वो कहता है कि हम बढ़ना चाहते हैं कहाँ? फ्रॉम कंस्ट्रेंट टू फ्रीडम, बंधनों से स्वतंत्रता की ओर बढ़ना चाहते हैं। समाज सुधार का लक्ष्य है कि जो सड़े गले बंधन लगे हुए हैं उनसे हम स्वतंत्रता की ओर बढ़ें। फ्रॉम कंस्ट्रेंट टू फ्रीडम, फ्रॉम क्रेडिबिलिटी टू फेथ। अंधविश्वास में जकड़ गए हैं, अंधविश्वास से विश्वास की ओर बढ़ना है। विश्वास तो अच्छी चीज़ है, आवश्यक है, जीवन में फेथ का तो बड़ा महत्व है, लेकिन ब्लाइंड फेथ खतरनाक होता है। तो फ्रॉम क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी कहते हैं सहज रूप से विश्वास करना कि जो चला आ रहा है वो सब ठीक है। तो ये जो क्रेडिबिलिटी है, इससे हमें फेथ की तरफ बढ़ना है। फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, स्थिरता से अनुबंध की ओर बढ़ना है। स्टेटस की मतलब जो जहाँ है बस वहीं हमेशा बना रहे, उसको कहीं आगे निकलने की या आगे किसी दिशा में जाने की उसको अधिकार ना हो। तो हमें स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट की दिशा में आगे बढ़ना है। फ्रॉम अथॉरिटी टू रीज़न, अथॉरिटी माने कि बस चीज़ों को हम जो हमें बता दिया गया उसको हम पूर्ण सत्य मानते हैं, उसमें कभी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। तो ऐसी अथॉरिटी तो पतनकारी होती है। तो इसलिए इस अथॉरिटी से फ्रीडम की से रीज़न यानी रेशनैलिटी, हम अपने भी बुद्धि विवेक का प्रयोग करें चीज़ों पर विचार करते हुए, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा कह दिया था। तो इसलिए फ्रॉम अथॉरिटी टू रीज़न, फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड लाइफ। जो हमारा समाज बिखर रहा है तमाम तरह के रीति रिवाजों के कारण, अंधविश्वासों के कारण, कुरीतियों के कारण, तमाम मतभेद और जो टकराव पैदा हो रहे हैं, तो उस बिखराव से व्यवस्थित समाज की ओर बढ़ना, ये समाज सुधार है। फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड लाइफ, फ्रॉम बिगोट्री टू टॉलरेशन। बिगोट्री कहते हैं कि बस अपने को ही ठीक समझना, सहिष्णुता का कोई भाव ही नहीं बचा। व्यक्ति समझता है कि जो हम कह रहे हैं बस वही ब्रह्म वाक्य है। तो इस बिगोट्री से टॉलरेशन की ओर, सहिष्णुता की ओर हमें प्रस्थान करना है। फ्रॉम ब्लाइंड फैटलिज्म टू सेंस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। और जो भारतवासियों में एक नियतिवाद, एक भाग्यवाद आ गया है, अंधा भाग्यवाद, जो कि उनकी प्रगति में बहुत बड़ा अवरोध है, इसको त्यागते हुए और मनुष्य की गरिमा को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे पुनर्प्राप्त किया जाए, उस दिशा में आगे बढ़ना। तो ये सोशल रिफॉर्म का गोल है, थ्योरेटिकली स्टेटेड। कि अगर हम सैद्धांतिक रूप से कहें कि वो क्या करना चाहते थे, उनका समाज सुधार का दर्शन क्या था, तो ये समाज सुधार का उनका दर्शन था। वो इस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन चाहते थे। राणा डे ने साधनों पर भी विचार किया कि समाज सुधार तो करना है, लेकिन साधनों का प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो कहते हैं कि भाई भारत जैसे देश में कोई एक तरीका काम नहीं करेगा। इतना बड़ा देश है, समाज रचना बड़ी जटिल है, समस्याएं भी बहुत सारी हैं, जटिल हैं। तो समाज सुधार के प्रश्न के ऊपर बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा और कई तरह के उपाय अपनाते हुए इस कार्य को संपादित करना। तो उन्होंने मोटे तौर से 4 प्रकार के उपाय बताए कि समाज सुधारकों को ये चारों उपायों को अपनाते हुए अपना काम को आगे बढ़ाना है। पहली बात तो ये है कि आमतौर से ये माना जाता है कि समाज में जो कुछ भी विकृतियां आई हैं उनका कारण हमारे शास्त्र हैं,
क्योंकि हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे सिद्धांत या कुछ ऐसी मान्यताएं प्रतिपादित की गई हैं जिनसे ये सारी विकृतियां और कुरीतियां उत्पन्न होती हैं। तो इसलिए पहली आवश्यकता तो ये है कि हम लोग शास्त्रों को ठीक से समझने का प्रयास करें, खुद समझें और आम जनता तक उसको सही तरीके से उसकी समझ को पहुंचाने का काम करें। तो पहला तो उपाय है एनलाइटेंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्रेड टेक्स्ट, कि जो सेक्रेड टेक्स्ट हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, उनका एक उचित उनकी व्याख्या को हम जन जन तक पहुंचाने का काम करें, जिससे उनके मन मस्तिष्क में जो धारणाएं बनी हुई हैं, गलत धारणाएं जो बनी हुई हैं, वे धीरे धीरे दूर। तो एक काम तो ये है री इंटरप्रिटेशन का, पुनर्व्याख्या का, शास्त्रों की पुनर्व्याख्या का, उसका एनलाइटेंड इंटरप्रिटेशन करने का। दूसरा कि हम नए जो पश्चिमी ज्ञान विज्ञान के माध्यम से जो नया नीति दर्शन आ रहा है, नए मॉरल प्रिंसिपल्स आ रहे हैं, महिलाओं की स्थिति को लेकर, समाज के विभिन्न वर्गों की स्थिति को लेकर, जैसे स्वतंत्रता और समानता का जो दर्शन आ रहा है, स्त्री पुरुष की समानता का जो दर्शन आ रहा है, ये जो नए मॉरल प्रिंसिपल्स आए हैं, इनको डिसेमिनेट करना है, इनको भी जन जन तक पहुंचाना, जिससे कि उनके विचारों में परिवर्तन आए। दूसरा काम ये डिसेमिनेटिंग न्यू मॉरल प्रिंसिपल्स। तीसरा ये है कि जो बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर सक्रिय हैं भारत जैसे देश में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, मध्य भारत में, दक्षिण भारत में बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स हो रहे हैं, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हो रहे हैं। उन सब के बीच एक तालमेल होना चाहिए, जिससे सब लोगों की जो घनीभूत शक्ति है वो जब इस कार्य में लगेगी तो ये कार्य जल्दी और आसानी से होगा। तो इसलिए जो भी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं या जो भी सोशल रिफॉर्मर्स हैं, वे समय समय पर मिलते रहें, विचार विमर्श करते रहें, एक दूसरे के अनुभव से सीखते रहें और एक समन्वित अप्रोच को अपनाकर काम करें, तो शायद ये काम आसानी से और जल्दी होगा। ऐसा एक उपाय वो ये भी मानते हैं। और फिर वो कहते हैं कि अंत में जब राज्य की भी सहायता हम ले सकते हैं, स्टेट इंटरवेंशन भी हो सकता है सोशल रिफॉर्म के लिए, जैसे राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की सहायता ली, कानून बनवाया। तो ये भी हम कर सकते हैं कि जब हमको लगे कि केवल हमारे अपने स्तर पर वॉलंटरी जो तरीके से जो काम हो रहा है, सोशल रिफॉर्मर्स के या सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए जो काम हो रहा है, वहाँ कभी कभी कानून की आवश्यकता पड़े तब शायद काम ठीक से हो जाए। तो कानून तो फिर सरकार बनाएगी, राज्य बनाएगा, उसको लागू भी सरकार या राज्य करेगी। तो इसलिए जहाँ आवश्यक हो वहाँ हम राज्य की सहायता भी समाज सुधार में ले सकते हैं। लेकिन साथ साथ वो ये भी चेतावनी देते हैं कि राज्य की सहायता तो अपवाद के रूप में ही ली जानी चाहिए। जैसा कि उन्होंने कहा, स्टेट्स हेल्प इज द लीस्ट एलिजिबल वे। बहुत अपरिहार्य स्थिति में ही राज्य से सहायता लेनी ठीक रहेगी। ये नहीं कि बात बात में हम कानून बनवाएं और राज्य से कहें कि आप इसको अपने बल की अपनी शक्ति से इसको प्रथा को रोक दीजिए या बंद कर दीजिए या उनको जेल में डाल दीजिए। इससे तो मामला उल्टा पड़ जाएगा। इसलिए राज्य की सहायता ले सकते हैं, एक उपाय है ये, लेकिन ये अंतिम उपाय है और इसका उपयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए। तो उनका ये मानना था कि इस प्रकार से सामाजिक सुधार का कार्य अगर संपादित हो तो भारत के सामाजिक जीवन में परिष्कार हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। और अंत में वे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल पक्षधर थे। उनकी जो पुस्तक है राइज ऑफ मराठा पावर, यद्यपि वे बड़े धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे, नामदेव तुकाराम के अभंग वे गाते थे,
ये उनकी अपनी दिनचर्या के अंग थे और भारतीय दर्शन का और धर्म का उनको बहुत अच्छा ज्ञान था। पश्चिम की जो परंपराएं आ रही थीं मेटाफिज़िकल, उनका भी उनको बहुत अच्छा ज्ञान था, लेकिन वो उनके अंदर धर्मांधता का कोई अंश हमें दिखाई नहीं पड़ता। और इसलिए वे भारत जैसे देश में वो मानते हैं कि भारत में कई धर्मों के लोग रह रहे हैं और इन सब के बीच सामंजस्य होना, इन सब के बीच अच्छे संबंध होना बहुत आवश्यक है। भारत जैसे पराधीन देश को अगर अपने को अपना उद्धार करना है, अपने को मुक्त करना है इन सब स्थितियों से, तो सबके समन्वित प्रयास से ही ये हो सकता है। तो इसलिए वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के पक्षधर थे। मराठा इतिहास के ऊपर उन्होंने पुस्तक लिखी और उसमें उन्होंने औरंगज़ेब और शिवाजी के बीच के जो टकराव को ध्यान में रखते हुए अपने तर्क प्रस्तुत किए, लेकिन उनका प्रयास ये था कि भारत जैसे देश में इस्लाम के आगमन के बाद परिस्थिति बदली है और अब उस परिस्थिति को हम रचनात्मक रूप से कैसे एक नया आयाम दे सकते हैं, ये हमें विचार करना चाहिए। तो ये सब राणा डे के विचार थे। इस दृष्टि से उन्होंने जो प्रारंभिक उदारवादी दर्शन भारत का था उसमें अपना योगदान किया। राणा डे के ही शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले अपने को हमेशा ऐसे ही इंट्रोड्यूस करते थे, हम्बल डिसाइपल ऑफ जस्टिस राणा डे, कि जस्टिस राणा डे का एक अदना शिष्य। और उन्होंने राणा डे से बहुत कुछ सीखा भी था और गोखले और राणा डे के विचारों में कोई बहुत अंतर भी नहीं, दोनों उदारवादी थे। गोखले भी राजनीतिक पक्षों को जिनको कि राणा डे ने एम्फेसाइज किया उनको मानते थे, कि जैसे कि भारत में रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की स्थापना हो, प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना हो। फ्रीडम ऑफ प्रेस के मुद्दे को उन्होंने कई बार उठाया, इसको बहुत आवश्यक माना। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के पक्षधर वो भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी। तो इसलिए वो राजनीतिक रूप से लगभग उन्हीं सब मान्यताओं को मानते थे जो कि राणा डे मानते थे। आर्थिक क्षेत्र में भी वो राणा डे के ही विचारों से सहमत थे कि भाई भारत में जो आर्थिक दुर्दशा है उसमें ब्रिटिश सरकार उत्तरदायी है और ब्रिटिश सरकार को कृषि और उद्योग धंधों के क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए भारतवासियों के कल्याण के लिए। और क्योंकि गोखले को भी अर्थशास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञान था, तो उन्होंने ख़ास तौर से जो टैक्सेशन, साल्ट टैक्स वगैरह, नमक कर, दूसरे जो बड़े भारी भरकम कर लगाए थे उनको वो हटाने के पक्षधर थे। और शिक्षा के क्षेत्र में भी वो ये मानते थे कि अंग्रेज़ों को व्यापक सुधार और परिवर्तन करना चाहिए। लेकिन राणा डे की तरह गोखले भी ब्रिटिश साम्राज्य को प्रोविडेंशियल ही मानते थे, ईश्वरीय कृपा का परिणाम ही मानते थे। इसलिए जैसे राणा डे सकारात्मक थे ब्रिटिश एम्पायर को लेकर, वैसे गोखले भी थे। यद्यपि बंगाल के पार्टीशन के बाद 1905 के बाद उनकी आलोचनाएं बड़ी मुखर होने लगीं अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ, और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच टकराव पैदा करने की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की नीति थी पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद, इन सब चीज़ों को लेकर गोखले की जो आलोचना थी वो बहुत तीव्र और मुखर होती चली गई। लेकिन साथ साथ वे
जो सरकार सुधार कर रही थी उसके प्रति भी वो एक समीक्षात्मक दृष्टि रखते थे। और उसी समय भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का पदार्पण हो चुका था और महात्मा गांधी गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, ये सर्वविदित है। और महात्मा गांधी के ऊपर गोखले के विचारों का बहुत गहरा प्रभाव भी पड़ा था। महात्मा गांधी ने गोखले के विषय में उस समय कुछ वक्तव्य दिया था। टू सी गोखले एट वर्क was as much a joy as an education। गोखले को कार्य करते हुए देखना विभिन्न क्षेत्रों में, उनको कार्य करते हुए देखकर न केवल आनंद मिलता है बल्कि उनसे शिक्षा भी मिलती है। इतने समर्पित हर कार्य में रहते हैं कि उनको देखकर लगता है कि जैसे कि हमें भी इसी प्रकार से कार्य करना चाहिए। To see Gokhale at work was as much a joy as an education। He never wasted a minute। समय का पूरा ध्यान रखना, एक मिनट भी गांधी जी कहते हैं वो वेस्ट नहीं करते थे। पूरे तन मन धन से राष्ट्र की सेवा में जुटे रहते थे। All his talk had reference only to the good of the country। जो कुछ भी वो सोचते थे करते थे उसमें केवल और केवल राष्ट्र हित ही प्रधान रहता था। तो इसलिए गोखले एक अत्यंत देशभक्त और अत्यंत गुणी व्यक्ति थे। हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स को उन्होंने बहुत सादगी से जीवन जिया। उनके अंदर सेवा का भाव भी बहुत प्रबल था। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से एक संगठन की स्थापना की, भारत सेवक समाज। और उसमें जितने लोग आते थे वो व्रत लेते थे कि हम लोग कम से कम खर्चे से अपना जीवन यापन करेंगे, जिसको वॉलंटरी पॉवर्टी कहा जाता है। और कम से कम अपने ऊपर पैसा खर्च करके जो कुछ भी हमारे पास साधन होंगे, सामर्थ्य होगी, उससे हम अपने देश की सेवा करेंगे। तो वो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन भी गोखले ने किया था। तो इसलिए गोखले की राष्ट्रभक्ति, उनके समर्पण का भाव, ब्रिटिश साम्राज्य से जहाँ वो देखते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य भारत के लिए अनुचित नीतियाँ अपना रहा है तो उसकी मुखर और प्रखर आलोचना, ये सब उनके छोटे से जीवन में देखने को मिलता है। वो बहुत लंबे समय तक तो जीवित नहीं रहे। 1866 में उनका जन्म हुआ और 1915 में उनका देहांत हो गया। लेकिन उस छोटे से जीवन में उन्होंने भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान किया। और एक प्रकार से वो राणा डे की छाया के तौर से हमें भारतीय राजनीति और समाज व्यवस्था में विचरण करते हुए दिखाई पड़ते। We can say that he was the shadow of M.G. राणा डे। और राणा डे ने जो मार्ग पकड़ा, उसी मार्ग पर, उसी विचार दृष्टि को वो निरंतर अपनाते हुए आगे बढ़ते रहे। और इस प्रकार भारतीय उदारवाद में गोखले का भी एक अग्रणी स्थान है। तो ये भारतीय उदारवाद के संदर्भ में कुछ पक्ष हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने विचार किया। अगली बार अन्य पक्षों पर विचार करेंगे।